हेलो एवरीवन। तो चाइनीज़ बीएल सीरीज बिटर स्वीट लव का एपिसोड 4 आ गया है। तो चलो बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। आज का एपिसोड देखने में बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाला है, क्योंकि आज हमें पहली बार लू फान का जेलिस साइड दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग के अपार्टमेंट में लिन जेंग आया होता है और कह रहा होता है, जल्दी करो मिस्टर बे, जाने के लिए तैयार हो जाओ। तभी लू फैन कहता है कि भाई आपका सूप आधे घंटे में तैयार हो जाएगा। इतने में लिन जेन अंदर आता हुआ हंसता हुआ बैठ जाता है। तभी किंग लू फैन के पास जाता है और उसके करीब जाते हुए बोलता है कि कितने अफसोस की बात है, मुझे डर है कि मैं आज रात सूप नहीं पीऊँगा। तभी लू फैन कहता है, बड़े भाई बाहर कोई है। यहाँ लू फैन लिन जेंग की मौजूदगी के बारे में बात कर रहा था। तभी किंग बाहर आता है और लिन जेंग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता मिस्टर बे, मुझे नहीं लगता कि आप उसके साथ टाइम पास कर रहे हैं, ज़रूर आप सीरियस हैं। तभी किंग कहता है, अपने काम से काम रखो। जवाब में लिन जेंग कहता है, ठीक है, वैसे सब कुछ इसी तरह बेहतर है, ये यहाँ सुरक्षित है। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग अपने दोस्त लिन जैन और एक और दोस्त जो लू फैन पर चिढ़ता है उसके साथ एक होटल में बैठा होता है, जहां पर लिन जैन कह रहा होता है कि तुम जगह चुनने में उस्ताद हो, इस जैसी जगह पर जहां अंदर आने के लिए मच्छरों को भी क्रेडिट चेक की ज़रूरत पड़ती हो। तभी वो दूसरा दोस्त लू फैन के लिए कहता है कि आखिरकार उस पीछे लगे रहने वाले बिन बुलाए मेहमान से तुमने पीछा छुड़वा ही लिया। तभी लिन जैंग कहता है, ओ मेरे छोटे मालिक, पहले काम की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं कि किंग लू फैन को कॉल करता है और कहता है कि वो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लाओ जो टेबल पर रखे हैं, सीढ़ियों पर तुम्हें ड्राइवर मिल जाएगा, उसके साथ यहाँ पर आ जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन वो फोल्डर लेके आ जाता है और अंदर जाने से पहले घबरा रहा होता है। तभी लिन जेन कहते हैं कि मुझे लगता है कि लू फैन आ गया है, हे लू फैन अंदर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि लू फैन अंदर आ जाता है और लिन जेन कहता है कि हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, आओ सीट पर बैठो। उसको देखकर वापस से वो लड़का अपनी शक्ल बनाता है और कहता है कि हे भगवान। आई वॉज लाइक, साले तेरे को इतनी चिंता है तो उठ के चला जाना, क्यों आया यहाँ पे। खैर आगे हम देखते हैं कि लू फैन डॉक्यूमेंट्स देने के बाद बोलता है कि मैं आप सबके लिए सूप लेकर आया हूँ। तभी किंग कहता है कि बाहर जाकर सबके लिए शेयर कर लाओ और लू फैन वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो लड़का वापस से कहता है कि तुम्हें इस तरह डॉक्यूमेंट्स घर छोड़कर नहीं आने चाहिए थे, क्या तुम श्योर हो कि उसने ये डॉक्यूमेंट्स खोलकर नहीं देखे होंगे। तभी लिन जैंग कहता है, लू फैन के बारे में अच्छी बात यह है कि वो तेज़ तर्रार नहीं है, वो अपनी सीमा जानता है। तभी वो दोस्त कहता है, और रहने दो, उसे कुछ खाक पता नहीं है, अगर तुम उसके सामने सब कुछ साफ साफ रख भी दो तब भी वो नहीं समझ पाएगा। तभी वहाँ पर लू फैन आ जाता है जो सबके लिए सूप सर्व करता है, जिसमें उसकी मदद लिन जेंग भी करता है। सबको सूप देने के बाद लू फैन वहीं पर बैठ जाता है और अखबार खोलकर देखता है। तभी उसका दोस्त वापस से कहता है, इस बंदे के पास तो ब्रोकरेज अकाउंट मतलब शेयर खाता का भी कोई अकाउंट नहीं है, तो फिर ये सारे दिन आखिर अखबार में सिक्योरिटीज़ के बारे में क्यों पढ़ता रहता है। तभी लू फैन कहता है, मैं बस यूं ही देख रहा था। भी वो लड़का वापस से तंज कसते हुए कहता है, तो फिर तुम बोल क्या रहे हो, तुम्हें ये भी नहीं पता आम लोग भी ग्लोबल टाइम्स पढ़ते हैं। तभी लिन जेंग कहता है, तो क्या हुआ, वो बड़ा ग्लोबल टाइम पढ़ के यूएन के मिनिस्टर बन गए हैं। लू फैन बस बहुत ज़्यादा सिंपल है। तभी वो दोस्त वापस से चिढ़ते हुए कहता है, घंटा सिंपल, सीधापन कम, बेवकूफ़ी और मामूली होना ज़्यादा है। तभी किंग अपने दोस्त को डांटते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, वरना तुम इतना घमंड क्यों दिखा रहे हो। तभी लिन जेंग भी कहता है, खुद को देखो, तुमने आखिरकार किंग को अपना मुंह खोलने पर मजबूर कर ही दिया। कैसा लगा, बहुत करारा जवाब था ना। वेल, ये साले आपस में बहुत ज़्यादा बनते हैं। खैर ये सब लू फैन के तो साले ही लगते हैं। चल अगला सीन हम देखते हैं कि जहाँ पर सब ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं और आराम से अपनी ड्रिंक को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो दोस्त वापस से कहता है कि मैंने वह रिपोर्ट देखी जो किंग के पास थी, शेयर मार्केट के नियमों में ढील जाने की खबर सच है, इसके बारे में सोच कर देखो। सोंगनान और यूजिंग गैंग आपस में इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने सांगनान गैंग को कमान संभालने देनी होगी।
जिससे चावल की कीमत बढ़ने वाली है, आसमान छूने वाली है। इसके 2 साल के भीतर 1 युआन तक पहुंचने की उम्मीद है। तभी लिन जेंग कहता है अभी चावल सिर्फ 50 सेंट प्रति पाउंड है। तभी वो दोस्त वापस से कहता है कि सरकार अभी इस पर सब्सिडी दे रही है ताकि चावल की कीमत स्थिर रहे। तभी लिन जेंग कहता है लेकिन वो इसे ज़्यादा समय तक नहीं रोक पाएंगे, दक्षिण में स्थिति अभी भी अस्थिर है। तभी वो दोस्त कहता है कि एक रेड हैंडेड दस्तावेज आया है जिसमें चावल के भंडार को बढ़ाने का आदेश दिया गया है, इसलिए चावल की कीमत तो बढ़ना तय है। लिन जेंग जवाब देता है कि अगर चावल के दाम बढ़ेंगे तो गेहूं की कीमत भी बढ़ेगी। बाद में वो दोस्त फिर कहता है इसलिए हम जब तक शेयर मार्केट से बाहर निकलेंगे हम बिल्कुल सही समय को पकड़ पाएंगे, अनाज की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तभी किंग कहता है चलो तो शेयर मार्केट से बाहर निकलते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन अपने घर पर कॉल कर रहा होता है और कहता है माँ क्या हमने इस साल गेहूँ बोया था? तब उसकी माँ कहती है तुम भी ना समझ बच्चे हो, आधी रात को फ़ोन कर रहे हो और ये पूछने के लिए कि क्या हमने गेहूँ बोया था, और भला हम गेहूँ क्यों बोएंगे? अगर हम अभी गेहूँ बोते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और अब भला गेहूँ कौन बोएगा? गांव में इसे अब कोई भी नहीं बोता है, हमारे खाने लायक भी नहीं है ये। तुम जब घर पर थे तब हम बोते थे, लेकिन तुम्हारे पापा अब नखरे करने लगे हैं। उन्हें हुआंग लोंग का गेहूँ बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए हमने अपना सारा गेहूँ उखाड़ दिया है। इस साल हम सेब के पेड़ लगा रहे हैं। तभी लू फैन कहता है कि माँ आपने खुद के खाने के लिए अनाज क्यों नहीं उगाया? अगर आप बाद में गेहूँ नहीं खरीद पाए तो क्या आपको परेशानी नहीं होगी? मॉम जवाब देती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ना खरीद पाएँ, हम इसी गाँव में रहते हैं और हमें तो कभी शहर जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तभी लू फैन अपनी माँ को समझाते हुए कहता है कि हम साल में 400 से 500 कैटी गेहूँ खाते हैं। अगर अगले साल इसकी कीमत बढ़कर 1 युआन प्रति कैटी हो गई तो आपके पूरे साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। तभी उसकी माँ कहती है 1 युआन प्रति कैटी? क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हें अंदर की कोई खबर मिली है? उस कीमत पर तो लोग भूखे मर जाएंगे। तभी माँ उसके पापा को बताते हुए कहती है कि शाओफान कह रहा है कि गेहूं की कीमत आसमान छूने वाली है, अब हम क्या करेंगे? तभी लू फैन कहता है नहीं नहीं माँ, मैं तो कह रहा था कि अगर ऐसा हो गया तो। तभी वहाँ पर किंग आ जाता है और लू फैन कहता है कि मैं कॉल रख रहा हूँ, और इतना कहकर लू फैन कॉल को कट कर देता है। तभी वहाँ पर किंग आकर बैठ जाता है, जो लू फैन के पास में ही बैठा था। आते ही वो अखबार खोलता है और लू फैन कहता है मैं आपके लिए देर रात कुछ नाश्ता बना देता हूँ। जवाब में किंग कहता है क्या तुम जानते हो सबसे कीमती चीज़ क्या है? तभी किंग अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि जानकारी, सूचना ही सबसे ज़्यादा कीमती है। लू फैन कहता है आई एम सॉरी भाई, क्या मैंने वापस से आपके लिए कोई परेशानी खड़ी कर दी? जवाब में किंग कहता है कि भला तुम क्या मुसीबत खड़ी कर सकते हो? मैंने तुम्हें अपने साथ इसलिए आने दिया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम देखो कि बिज़नेस कैसे किया जाता है। तुमने वह खबर घर भेज दी, तुम्हें पता भी है इसका असर क्या हो सकता है। बस कुछ 100 रुपए की फसल पर तुम्हें अंदाज़ा भी है कि कितने पैसे तुम उस जानकारी से कमा सकते थे। क्या तुम बिल्कुल ही एम्बिशियस लेस पर्सन हो? अगर तुम अब भी एक निकम्मे कामयाब इंसान बनने रहने वाले हो तो कल मुझे शर्मिंदा मत करना। अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल में वो दोस्त वापस से इकट्ठे होते हैं, जहाँ वो दोस्त कहता है नो वे, तुम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते हो क्या? तभी लिन जेंग कहता है अरे अरे ऐसा मत कहो, और वैसे भी हम यहाँ पर बिज़नेस के बारे में बातें करते हैं। मैंने पूरा हिसाब किताब लगा लिया है, बाज़ार के इस ट्रेंड को छोड़ना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, और मैंने उस बूढ़े आदमी से जैसे तैसे 2 लाख ऐंठने का काम किया है। यहाँ ये लोग अपने पापा के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो दोस्त जिसका नाम ताओ होता है वो कहता है कि मुझे भी 2 लाख रुपए मिल गए। तब किंग कहता है कि तुम्हें और कितने पैसों की ज़रूरत है? जवाब में लिन जेंग कहता है कि ये पैसे इतने भी ज़्यादा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लिन जेंग के मोबाइल पर किसी का कॉल आ रहा होता है, तो वो कहता है 1 सेकंड रुको। वो कॉल उठाकर अटेंड करता है, जहाँ से लू फैन की माँ बात कर रही होती है, जिसे सुनकर लिन जेंग हैरान हो जाता है। लिन जेंग मोबाइल को लू फैन की तरफ बढ़ा देता है और कहता है ये तुम्हारी माँ का कॉल है। उसके बाद लिन जेंग कहता है कि उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया। उसके बाद हम देखते हैं कि लू फैन अपनी माँ से बात करता है। लू फैन कहता है क्या बात है, कुछ बुरा हुआ है क्या मम्मी? तभी उसकी मम्मी कहती है कि जब से तुम्हारे डैड ने वो बात सुनी है वो पैनिक कर रहे थे और विलेज चीफ के पास अपनी साइकिल से गए थे गेहूँ खरीदने के लिए, जहाँ उनको एक कार ने हिट कर दिया। तब लू फैन कहता है क्या पापा सही हैं? तो लू फैन की माँ कहती है उन्हें अभी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
पुलिस भी कह रही है कि इन सब में हमारी ही गलती, तुम कुछ पैसा भेज दो हो सके तो। जवाब में लू फैन कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुरंत वापस लौट रहा हूँ। तभी लू फैन कॉल काटता है और किंग के सामने जाते हुए कहता है कि भाई मुझे अपने होम टाउन वापस जाना होगा। तभी लू फैन की बात सुनकर किंग कहता है कि चलो बाहर चलकर बात करते हैं। कहते हुए लू फैन और किंग बाहर आ जाते हैं। किंग बाहर आकर एक सर्वेंट से कहता है मैनेजर ली से कहो कि मुझे 5000 कैश नकद में दे दे और इसे इस कमरे के बिल से काट ले। तभी लू फैन कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए बड़े भाई, मैं आपके लिए मुसीबत फिर से खड़ी कर रहा हूँ। तभी किंग कहता है कि अपनी मम्मी को मेरा प्रणाम कहना, अब जाओ यहाँ से। किंग की बात सुनकर लू फैन उसके हाथों से पैसे लेता है और उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि आज शाम को मैं आपके लिए सूप बनाकर रखूँगा, क्या आप शाम को घर आ रहे हैं। तभी किंग कहता है कि आज मेरा सूप पीने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। कहते हुए किंग वहाँ से चला जाता है और बेचारा लू वहाँ खड़ा रह जाता है। सच में ये लू फैन की फैमिली कितनी बुरी है, कितना परेशान करती है बच्चे को। वेल अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग वापस से अपने दोस्तों के पास जा रहा होता है, जहाँ पर उसका वही दोस्त जिसका नाम ताओ होता है बैठा होता है और वो कहता है कि जैसा कि कहा जा सकता है इंसान का बैकग्राउंड उसकी सोच और उसका नज़रिया तय करती है और नज़रिया इंसान के फैसलों को तय करता है। उस दोस्त की बातें सुनकर लिन जैन कहता है कि अब बस भी करो, जब लू किंग बाद में आएगा और तुम्हारे ऐसी बातें सुनेगा तो तुम्हें क्या लगता है वो खुश होगा। और गे होना कोई सर्दी जुकाम बुखार जैसी बीमारी नहीं है जो बस एक गोली खाकर ठीक हो जाए। भले ही तुम लू फैन को अपने आप से दूर भगा दो, लेकिन इसे हकीकत नहीं बदलने वाली। उनकी बात बाहर खड़े होकर किंग भी सुन रहा होता है, जहां वो दोस्त बोल रहा होता है कि लाल दरवाजे पत्थर के शेरों के लिए होते हैं। ये एक चीनी मुहावरा है जिसका मतलब है अमीर घर के लोग अपने जैसे ही रसूदखोरों से ही रिश्ता रखते हैं और लकड़ी के दरवाजे बांस के घोड़ों के लिए होते हैं, मतलब साधारण लोगों के लिए। और लू फैन बस एक मामूली सा इंसान है। और क्या तुम सच में ऐसा चाहते हो कि किंग इन छोटे मोटे फ़ायदे और आम लोगों की मामूली बातों में उसके साथ उलझा रहे। भले ही किंग को मर्द पसंद हो, लेकिन इससे कहीं बेहतर का हकदार है वो। अगले सीन में किंग को कुछ पुरानी यादें आ रही होती हैं, साथ ही बैकग्राउंड में लू फैन की माँ की आवाज़ आ रही होती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, किंग ने सबसे अच्छे हॉस्पिटल में फ़ोन किया था, तुम्हारे पापा को भर्ती कर लिया गया है, उसने हम दोनों के लिए पूरे चेकअप का इंतज़ाम किया, सब कुछ बढ़िया है, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। खैर तुम अपना ख्याल रखना और हाँ, हमारी तरफ से किंग को शुक्रिया कह देना। मैंने सुना है कि कल लू शिन की माँ वापस देश में लौट कर आ रही है, मतलब किंग की माँ। आगे हम देखते हैं किंग और जिन की माँ मतलब लू फैन की सास वापस से घर में आ चुकी होती है और वहाँ बात हो रही होती है, जहाँ किंग की माँ उसे ग्रेजुएट होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन कह रही होती है और इसी के साथ सब आपस में अपने शराब के गिलास टकराते हैं। तभी किंग से सवाल किया जाता है कि क्या वो सच में अपनी पढ़ाई आगे जारी रखने का इरादा नहीं रखता है। तभी किंग कहता है कि मैंने इस बारे में अच्छे से सोच लिया है। तभी किंग की माँ कहती है कि डोमेस्टिक मार्केट अभी अभी खुला है और ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने का फ़ायदा ही क्या है, आखिरकार सब ये छोटे मोटे सरकारी पद पाने के लिए ही तो है और मेरा बेटा मेरी तरफ से बिजनेस शुरुआत करेगा, यही इसकी शुरुआती पूंजी है, बाहर जाओ और अपना नाम कमाओ। जवाब में किंग के पापा कहते हैं कि अगले हफ्ते फॉरेन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट करनी है, गलत जरियों से आया हुआ पैसा किसी काम का नहीं होता। तभी मॉम कहती है कि ये एक माँ का उसके बेटे के लिए पैसा है, तुम इसे गलत कैसे कह सकते हो, तुम इसे संदिग्ध कैसे कह सकते हो, क्या ये आपका कोई इशारा है मिस्टर बेई। तभी मिस्टर बेई कहते हैं लू फैन, किंग का ग्रेजुएशन पूरा हो गया है, क्यों ना तुम स्कूल के हॉस्टल में ही रहना छोड़ दो और हमारे साथ घर पर आकर रहो। तभी जिन कहती है कि वो काफ़ी समय से स्कूल के हॉस्टल में नहीं रहा है। हैरान होकर मिस्टर बेई पूछते हैं कि लू फैन, तुम कैंपस में नहीं रह रहे हो। तभी लू फैन कहता है कि मैं किंग के यहाँ रह रहा हूँ, मैं साफ़ सफाई और खाना पकाने में उसकी मदद करता हूँ। तभी आगे किंग कहता है कि लू फैन को स्कूल के लड़के परेशान कर रहे थे, कुछ समय के लिए मामला शांत हो जाए तब तक वो मेरे पास रुका है। आगे हम देखते हैं कि लू फैन समाचार देख रहा होता है, जहां पर बताया जा रहा होता है कि जुडिशरी और प्रेस एजेंसी ने आज एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, जिसमें येलो डेल्टा रिवर का निरीक्षण किया जा रहा है।
हानशान पावर प्लांट की पहली 3 लाख किलोवाट की यूनिट ने बिजली पैदा करना शुरू कर दिया है। तभी हम देखते हैं कि लू फैन के पास किंग का कॉल आता है, जहां वो उससे बात कर रहा होता है। लू फैन कहता है, भाई क्या आज रात आप खाने पर वापस नहीं आओगे? आप काफ़ी दिनों से वापस नहीं आए हो। जवाब में किंग कहता है, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? लू फैन कहता है, नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो किंग कहता है कि ठीक है, तो अपना सामान वापस सारा हॉस्टल में ले जाओ, मुझे फ्यूचर में उस जगह की ज़रूरत होगी। कहते हुए किंग अपना टेलीफोन काट देता है और उसका ये बर्ताव देखकर लू फैन हैरान होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टेलीफोन को रख देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फैन वापस से अपने हॉस्टल में पहुंच जाता है, जहां उसे देखते ही बाकी के रूममेट आपस में उस पर तंज कसना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक को उनमें से किंग की हुई पिटाई याद होती है, तो कहता है कि अभी ग्रेजुएट होने में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, तुम क्यों फालतू में बखेड़ा खड़ा कर रहे हो? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है इसे परेशान करने की और किसी झंझट में पड़ने की। तभी हमको बाहर से लिन जेंग की आवाज़ सुनाई देती है, जो किसी से बात करते हुए कह रहा होता है कि मैंने सारे इनविटेशन पहुंचा दिए हैं। कहते हुए वो उसी कमरे में आ जाता है और कहता है, शायद मैं गलत कमरे में आ गया। तभी उसकी नज़र लू फैन पर पड़ जाती है और वो लू फैन के पास आते हुए कहता है, लू फैन तुम यहाँ वापस आ गए। तभी लू फैन वापस से लिन जेंग के पास जाता है और कहता है, क्या मेरे भाई का जन्मदिन है? तभी लिन जेंग कहता है, जिनफान होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में बर्थडे का सेलिब्रेशन होने वाला है। अब ये मत कहना कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। तभी लू फैन अपनी नज़रें झुकाते हुए कहता है कि मेरा भाई कुछ दिनों से बहुत व्यस्त चल रहा है, वो बहुत ज़्यादा बिजी है, इसलिए शायद नहीं बताया होगा। कहते हुए लू फैन वापस से नीचे गर्दन कर लेता है। तभी लिन जेंग कहता है कि देश के मामलों में खबर रखने में व्यस्त होगा। तभी लू फैन कहता है कि मेरा ग्रेजुएशन पूरा हो जाए तो मुझे नौकरी ढूंढनी होगी। तभी लिन जेंग हैरान होते हुए कहता है कि तुम नौकरी क्यों ढूंढ रहे हो? बेई फैमिली का मजाक मत उड़ाओ, मिस्टर बेई से बात करो। किंग और वैन शी को अब हर दिन कुछ ना कुछ संभालना पड़ता है। कहते हुए लिन जेन वहां से चला जाता है। लू फैन वापस से पलटकर अपने ड्रॉम की तरफ आता है और अपने एक रूममेट से पूछता हुआ कहता है, तुमने ये पेन कहाँ से लिया? उसका रूममेट बताता है कि ये बहुत ब्रांडेड पेन है और इसे सिर्फ मैंने अपने एडवाइज़र के लिए ख़रीदा है, जो 120 युआन का है। उसकी बात सुनकर लू फैन अपनी जेब के पैसे निकालता हुआ उन पैसों को गिनता है। क्या उसमें लू फैन किंग के लिए गिफ्ट खरीद सकता है? अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन किंग के लिए गिफ्ट खरीद लेता है और होटल के बाहर तक पहुंच जाता है, जहां पर किंग ऑलरेडी किसी के साथ बैठा हुआ बात कर रहा था। तभी वो दूसरा इंसान पूछता है कि क्या किंग अपसेट है? किंग उस दूसरे लड़के के साथ हंसकर बातें कर रहा होता है, जो उसका एक्स होता है। साथ ही बार बार कोई ना कोई किंग को बार बार हैप्पी बर्थडे विश कर रहा होता है। लू किंग उस लड़के से बात कर रहा होता है और साथ में शराब पीता हुआ चीयर्स बोल रहा होता है। तभी लिन जेंग बीच में आते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों छिपकर शराब नहीं पी सकते हो, बिल्कुल नहीं। अंदर पार्टी हॉल में लगातार बातें हो रही थी, जहां कह रहे थे, इसे छिपकर पीना कैसे कह सकते हो, हम सब तो तुम्हारे साथ ही बैठकर पी रहे थे। साथ ही वहां पर सब लोग वैन शी से बात कर रहे थे कि तुम आज तक कहाँ थे, तुम्हें लौटने में इतना समय क्यों लगा? छोटे सरकार बेई बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं तुम्हें यहाँ देखकर। देखो आज तुमसे मिलकर इतना खुश दिख रहे हैं, आज से पहले कभी नहीं लगे। और आज अगर इतनी ही खुशी का वक्त है तो और ज़्यादा पियो, तुम्हें पेनल्टी ड्रिंक भी करनी पड़ेगी। किंग के बर्थडे पर सभी दोस्त बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपा हुआ लू फैन किंग के लिए उसके बर्थडे का प्रेजेंट तैयार करता है, जहां वो उन लोगों की बातें भी सुन रहा होता है, जहां वो लोग बातें करते हुए कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर बेई आज आपका बर्थडे है, लेकिन सारी ड्रिंक मेरे हिस्से में आ रही है। कहते हुए वो वापस से चीयर्स करके पीने लगते हैं और कहते हैं कि चलो आज क्रॉस आर्म करके अपने अपने जाम टकराते हैं। हम सबको एक साथ इतना इकट्ठा हुआ बहुत लंबा वक्त हो गया है और अब तो वैन शी वापस आ गया है। अब हम इसे कभी दोबारा कहीं नहीं जाने देंगे, इसे लंबे समय तक यहीं रहना होगा। कहते हुए वो लगातार पीते रहते हैं। तभी किसी एक की नज़र दरवाजे पर पड़ जाती है और कहता है, क्या वो लू फैन है? इससे पहले कि कोई लू फैन को देख पाता, लू फैन वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग ड्रंक होकर लू फैन के पास आ जाता है, जहां लू फैन जब उसकी ऐसी हालत देखता है तो वो उसे संभालने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन किंग नशे में होने की वजह से लू फैन के गले में अपने हाथ डाल लेता है और उसके क्लोज होने लगता है।
लू फैन किंग को हैप्पी बर्थडे विश करता है, लेकिन किंग अपने होठों पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा करता है और वापस से उसके क्लोज जाने लगता है। वो वहीं पर लू फैन को किस करना शुरू कर देता है। लू फैन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में कहता है कि नीचे सीढ़ियों पर मिस्टर बेई और जिन होंगे। तभी किंग कहता है, क्या तुम उनसे डरते हो? तभी लू फैन कोई जवाब नहीं देता तो किंग कहता है, तो चुप रहो, अपनी आवाज़ नीचे रखो। और कहते हुए वो लू फैन के गले पर काटना शुरू कर देता है और साथ ही उसे बहुत डीप किस करना शुरू कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लू फैन कहता है कि आपने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, और इसका जवाब सुनकर किंग लू फैन को ज़ोर से सोफे पर धक्का मारता है और उसके ऊपर आते हुए बेहोश हो जाता है। लू फैन पहले तो किंग को संभालने की कोशिश करता है और फिर उसे उसके कमरे में लेकर आ जाता है। लू फैन किंग को उसके बेड पर लेटाता है और उसके जूते रिमूव करता है। उसके बाद लू फैन किंग को ओढ़ाता है और जो गिफ्ट वो किंग के लिए लेकर आया था उसे किंग के पास रखकर वो किंग को उसके गालों पर किस करता है और उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फान किंग के कमरे में जाता है जहां किंग नहीं होता। वहीं उसने लू फान का लाया हुआ गिफ्ट भी नहीं देखा होता। लू फान उस गिफ्ट को उठाकर वापस से ड्रॉअर में रख देता है और अगली सीन में वो अपने गर्दन पर बने हुए लव बाइट के निशान देखता है जो कल रात किंग ने दिए थे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग अपने एक्स के साथ कॉफ़ी पी रहा होता है, जहाँ पर लिन जैंग लू फान को लेकर आ जाता है और उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे भाई को हमेशा कॉफ़ी पसंद रही है। जहाँ हम देखते हैं कि लू फान की मुलाकात किंग के एक्स वेंशी से होती है। वेंशी लू फान को देखते हुए बोलता है कि आप खड़े क्यों हैं, बैठ जाओ। लू फान वहाँ बैठ जाता है और वेंशी आगे कहता है कि मैंने ये कैफ़े बुक किया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पर बात करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं अभी अभी अफ्रीका से वापस आया हूँ। किंग कई बार तुम्हारे बारे में बातें करता है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। किंग ने मुझे बताया कि तुम्हें कॉफ़ी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ज़िद करके तुम्हें यहाँ पर बुलाया। चलो एक दूसरे से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं वेंशी आपसे मिलकर अच्छा लगा, कहते हुए वो लू फैन से हाथ मिलाता है। लू फैन भी उसके साथ हाथ मिलाता है। आगे हम देखते हैं कि वेंशी किंग से बात करता है और कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए बुरुंडी कॉफ़ी लेकर आया हूँ। जहाँ किंग वेंशी के साथ उसके फ्रेगनेंस और टेस्ट को लेकर बात करता है। उनकी बातें सुनकर लू फैन कॉफ़ी उठाकर पी जाता है, लेकिन वो इतनी कड़वी होती है कि उसकी टेस्ट लू फान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। लू फान सॉरी बोलता है और टिश्यू पेपर से अपना मुंह साफ करता है। तभी वेंशी कहता है कि मुझे कॉफ़ी में शुगर पसंद नहीं है, इसलिए मैंने किसी में भी नहीं डलवाया था। किंग कहता है, क्या तुम कैपुचिनो ट्राई करना चाहोगे लू फान? तभी वेंशी कहता है कि ये कॉफ़ी है, लड़कियों की ड्रिंक नहीं जो तुम पी लोगे। कहते हुए वो वापस से कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि वेंशी किंग से पूछता है कि क्या तुम अभी भी पियानो बजाते हो? जवाब में किंग कहता है कि जब से मैं वापस आया हूँ मैंने पियानो नहीं बजाया है। तभी वेंशी पूछता है, क्यों, तुम तो इतने लंबे समय से पियानो बजा रहे हो। तब किंग कहता है कि सच कहूँ तो मुझे पियानो बजाना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसकी बातें सुनकर लू फैन चौंक जाता है, क्योंकि उसने तो लू फैन के साथ पियानो बजाते हुए बहुत सी मेमोरीज कलेक्ट की थी, तो वो ऐसा क्यों बोल रहा था। तभी वेंशी कहता है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे पास सोलमेट की कमी थी, और अगर सच में ऐसा है तो मैं तुम्हें छोड़कर फिर कभी नहीं जाऊंगा। कहते हुए वेंशी ने किंग का हाथ पकड़ा और बोला, तुमने इसे अभी तक पहना हुआ है, इसे फेंका नहीं है। जवाब में किंग कहता है, क्या तुमने मुझे इससे ना उतारने के लिए नहीं कहा था? यार इस सीन को देख के मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था किंग पर कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो भी लू फैन के सामने। वह अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग पूछता है कि आजकल तुम बहुत ज़्यादा ब्लाइंड डेट्स पर जा रहे हो। तभी वेंशी कहता है कि मुझे उनमें से कोई भी सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मुझे दूसरों के मामलों में दखल देने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं हैं। उनकी बातें सुनकर लू फान जेलस हो रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कह पाता। तभी वेंशी लू फान से डिनर के लिए पूछता है। लू फान पहले तो किंग की तरफ देखता है और फिर हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लू फान अपना मुँह धो रहा होता है, लेकिन जब उसे वेंशी की बातें याद आती हैं तो वो जेलस भी होने लगता है। आगे हम देखते हैं कि डिनर टेबल पर वेंशी और लू फान साथ में आते हैं, लेकिन वेंशी किंग के पास जा पाता उससे पहले ही लू फान उसे हटाकर किंग के पास आकर बैठ जाता है और अपनी चेयर उसके पास सरका लेता है। उसके बाद लू फान किंग के लिए सारी डिश
उसके लिए सर्व कर रहा होता है और कहता है कि ये यहाँ की सिग्नेचर डिश है भाई, इसे ट्राई करो। कहते हुए वो एक एक डिश किंग की प्लेट में सजाने लगता है, जिसे ऐसा करते हुए देखकर लिन जैंग को भी हंसी आ जाती है कि वो किंग के लिए कितना करता है। लू फैन किंग की प्लेट में सारी डिश को ला कर रखता है और उससे बताता है कि ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। उसे ऐसा करते देख हर कोई हैरान था, लेकिन बस किंग इंजॉय कर रहा था। और उसके बाद लू फैन उसके लिए पानी सर्व करता है। लिन जैन कहता है कि तुम्हारे भाई के हाथ हैं, वो अपने आप अपना खाना ले लेगा, लेकिन किंग आराम से सारी सिचुएशन का मज़ा लेता है और लू फैन का सर्व किया हुआ पानी पीता है, जिसे वेंशी भी हैरानी से नोटिस कर रहा होता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। तभी लू फैन कहता है, क्या आज रात आप घर पर आओगे भाई? क्या मैं कल आपके लिए सूप बनाकर तैयार रखूं? जिस पर वेंशी किंग को कहता है कि लू फैन बहुत ज़्यादा दयालु है किंग, हाँ तो तेरे जैसा थोड़ी ना है। वेल, अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन होटल के बाहर खड़ा रहता है और तभी उसे लिन जैंग आवाज़ देकर बुलाता है और कहता है कि कार में आ जाओ। लू फैन कहता है कि मैं मेरे भाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। तभी लिन जैंग कहता है कि उसी ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें पिक कर लूँ। आगे हम देखते हैं कि लू फैन आकर कार में बैठ जाता है। तभी लिन जैंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि तुम अभी वहाँ पर क्या कर रहे थे। जवाब में लू फैन कहता है कि मैं एक और बार कोशिश करना चाहता था। तभी लिन जैंग कहता है कि आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? तुम्हें पता भी है एक गे की तरह कैसे रहा जाता है? तुम्हें पता भी है ये सब कैसे चलता है? एक गे लड़का होने का मतलब है आज किसी एक लड़के के साथ होना, कल किसी दूसरे लड़के के साथ होना। लेकिन तुम खुद को देखो, एक पल तुम उदास होने और रोने धोने वाले बन जाते हो और अगले ही पल तुम अपने खाने की रखवाली करने वाले कुत्ते की तरह हो जाते हो, जो बस किंग के साथ चिपका रहता है। उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचो। तभी लू फैन कहता है कि वो वेंशी कौन है, जिसके जवाब में लिन जैंग कहता है कि वो किंग के बचपन का प्यार है, लेकिन उसने अभी तक तुम्हारे लिए कोई बेरुखी नहीं दिखाई है। और तुम्हारा पक्का दोस्त होने के नाते मुझे तुमसे एक बात पूछने दो, क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो है कि तुम समझदार हो। तुम किंग जैसे आदमी के लिए उसका पीछा करने वाले, चाहे मेल हो या फीमेल, उनकी इतनी लंबी कतार लग सकती है जो पूरे इलाके को घेर ले। और तुम जैसे किसी इंसान का उसके साथ होना लोगों को जलाने के लिए काफ़ी है, उन्हें चढ़ाने के लिए काफ़ी है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लू फैन किंग के लिए सूप बना रहा होता है। तभी उसे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आती है और वो कहता है, तुम वापस आ गए भाई, आज मैंने ख़ास तौर पर आपके लिए सूप बनाया है। तभी उसकी नज़र वेंशी पर जाती है, जो उसे देखकर बोलता है, लू फैन, मैं यहाँ पर कुछ वक्त किंग के साथ रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें इस जगह को खाली कर जाना पड़ेगा। वेंशी की ऐसी बात सुनकर लू फैन बस किंग की तरफ हैरानी भरी आंखों से देखता है और यहीं हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। वेल, किंग ने ये बहुत गलत किया लू फैन के साथ, पर आगे एपिसोड में क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार करिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।